हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। अपनी प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 7 जो कि इंडियन इकोनॉमी का है वो स्टार्ट करा था और उसके 10 क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसी टेस्ट के फर्दर 10 मोर क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। हम 11th क्वेश्चन की अगर हम बात करें, वेस्ट ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि एग्जाम बहुत ही पास है आप लोगों का, तो क्वेश्चंस पे ही डायरेक्टली बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन को लेके इनमें से कौन सी बात ठीक है? तो सबसे पहले तो हमें अपने माइंड में स्टैगफ्लेशन का मीनिंग पढ़ते ही स्ट्राइक कर जाना चाहिए कि स्टैगफ्लेशन का बेसिक सा मतलब क्या होता है कि मार्केट में इन्फ्लेशन होगी प्लस अनएम्प्लॉयमेंट होगा। सीधा सीधा मीनिंग स्ट्राइक करना चाहिए कि मार्केट में क्या होगा, इन्फ्लेशन चल रही होगी प्लस इन्फ्लेशन के साथ साथ हमें अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन देखने को मिलेगी। तो वो कंडीशन क्या कहलाती है? वो कंडीशन स्टैगफ्लेशन कहलाती है। अब हम इनके पॉइंट पढ़ते हैं। क्या बोला इन्होंने? स्टैगफ्लेशन रेफर्स टू अ स्टेट ऑफ एन इकोनॉमी दैट इज एक्सपीरियंसिंग साइमल्टेनियस इंक्रीज इन इन्फ्लेशन एंड राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये बात तो ठीक है, इतना तो हमें मीनिंग से समझ में आया। वैसे ही हमसे जो है करेक्ट स्टेटमेंट ही पूछ रहा है इसमें कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आपकी करेक्ट है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ये हमें पता चला। नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं। वो क्या कह रहा है? द ऑकरेंस ऑफ द स्टैगफ्लेशन प्रूव्स द थ्योरी बिहाइंड द फिलिप्स कर्व। कि ये जो स्टैगफ्लेशन है ये किसके रिगार्डिंग चीजें प्रूव कर रहा है? फिलिप्स कर्व के रिगार्डिंग। तो अब फिलिप्स कर्व आप जब पढ़ते हो ना तो माइंड में थोड़ा थोड़ा क्या रहता है कि वर्ड तो यही पढ़े थे, इन्फ्लेशन पढ़ा था, अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ा था, तो काइंड ऑफ सही होगा, तो दोनों आंसर सही हो जाते हैं। बट यहीं पे कंफ्यूजन है। यहीं पे जो क्वेश्चन है वो आपके साथ क्या कर रहा था? आपको ट्रिक करने की कोशिश कर रहा था जिसमें हम फंस जाते हैं। अगर हम फिलिप्स कर्व के कंसेप्ट को याद करें तो फिलिप्स कर्व का कंसेप्ट क्या कहता है कि अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होगी तो इन्फ्लेशन की वजह से होगी इकोनॉमी में ग्रोथ। थोड़ी बहुत क्या रहेगी? रीजनेबल ग्रोथ जो है वो हमें देखने को मिलेगी, और जब हमें ग्रोथ देखने को मिलती है तो फॉल इन अनएम्प्लॉयमेंट होगा। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा? कम होगा। जबकि स्टैगफ्लेशन क्या कहता है? इन्फ्लेशन बढ़ने के साथ साथ आपका अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। तो ये जो स्टैगफ्लेशन का कंसेप्ट है, फिलिप्स कर्व इस बात को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता, बिल्कुल भी रिलेट नहीं करता, बल्कि ये इनवर्स बात शो करता है कि क्या इन्फ्लेशन बढ़ने के साथ साथ ग्रोथ बढ़ती है और उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट कम होनी चाहिए। तो वर्ड सिर्फ इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट आने की वजह से आपको सेकेंड सही नहीं करना है। सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगी। तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? वन ओनली, सिर्फ वन फर्स्ट स्टेटमेंट जो थी वो यहाँ पे सही हो जाएगी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। 11th क्वेश्चन तक हमने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एग्रीकल्चर सेंसस इन इंडिया। एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग जो सेंसस होता है उसको लेके यहाँ पे हमें कुछ स्टेटमेंट दी है, 3 स्टेटमेंट दी है और हमें उनमें से करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। पहली स्टेटमेंट है, इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। ठीक है, central sector scheme for collection of data on the structure of operational holding by different classes and social group। अलग अलग क्लास और सोशल ग्रुप के पास कितना जो है कितनी होल्डिंग है, कितना लैंड उन्होंने होल्ड कर रखा है, इस चीज का डेटा होता है। प्लस दूसरी बात इन्होंने बोली कि ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। नाउ व्हाट इज सेंट्रल सेक्टर? एक वर्ड होता है सेंट्रल सेक्टर एंड देन देयर इज अ वर्ड सेंट्रल स्पॉन्सर्ड। तो व्हेन we'll talk about the word सेंट्रल सेक्टर मीन्स कि आपका जो पर्टिकुलर जो भी स्कीम है वो 100% उस पर पैसा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगाया है। सेक्टर मतलब इट इज 100% फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड व्हेन हमारे आगे वर्ड लिखा है सेंट्रल स्पॉन्सर, तो इसका मतलब होता है कि कुछ पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगाया है एंड कुछ के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने पैसा, मतलब कुछ अमाउंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट ने लगाया है। रेशियो वेरी कर सकती है, 50-50, 60-40 हो सकती है, 90-10 हो सकती है, दैट डिपेंड्स। ठीक है, तो ये जो स्कीम है ये सेंट्रली सेक्टर है। अगली स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इट इज कंडक्टेड एवरी 5 ईयर इन इंडिया। ये हर 5 साल के बाद होता है। थर्ड स्टेटमेंट, द फर्स्ट एग्रीकल्चर सेंसस वाज कंडक्टेड इन 1950 एंड 1991। अब अगर मैं थर्ड स्टेटमेंट की बात करूं तो देखो 1950 और 51 में तो भी जस्ट आजाद हुए हैं हम, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में लगे हुए थे, तो तुरंत एग्रीकल्चर का डेटा वगैरह इकट्ठा करने का कहाँ इतना टाइम था हमारे पास। ठीक है, अभी तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया 1950 में, प्लान कर रहे हैं कि भाई इकोनॉमी को कैसे कैसे चीजें चलेंगी, क्या सोचना है, किस मोड के टुवर्ड्स जाना है, सब ये सब प्लानिंग चल रही थी। तो एग्रीकल्चर का डेटा कंडक्ट करने का इतना टाइम उस टाइम पे हमारे पास में नहीं था। तो ये जो ईयर है ये गलत है। ठीक है, ये ईयर जो है यही गलत है। फर्स्ट एग्रीकल्चर सेंसस 50-51 में नहीं, 1970 और 71 में हुआ था। और अगर आपको इतनी ही बात थोड़ी सी भी स्ट्राइक कर जाएगी तो आप इजीली अगर थर्ड ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे तो आपके पास यू विल बी लेफ्ट विद ओनली वन ऑप्शन, दैट इज 1 and 2 ओनली। क्लियर? तो यहाँ पे ये दोनों बातें ठीक है कि ये हर 5 साल के बाद होता है, प्लस ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ठीक है, अब गलती यही होती, या तो ये स्पॉन्सर्ड होती
तो यहाँ पे सेंट्रल सेक्टर लिखा था तो वो बात गलत हो जाती। तो ये याद रखना है कि कौन सी स्कीम सेंट्रल सेक्टर होती है और कौन सी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड होती है। तो ये जो है ये सेंट्रली सेक्टर कंसेप्ट है, पूरा पैसा यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का ही लगता है। तो इसमें जो बात सही हो जाएगी वो आपकी पहली दो शुरू की दो स्टेटमेंट सही है। हमारा आंसर है फर्स्ट एंड सेकेंड। Now comes question number 13. Which of the following provision were emphasized by the Industrial Policy Resolution 1956? और ये कुछ पॉइंट दिए। सबसे पहले हम IPR 1956 की बात करते हैं। देखिए IPR 1956 मतलब अभी हम एक एक करके चीजों पे फोकस कर रहे थे। आजादी से पहले ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हमारी एग्रीकल्चर वाज नॉट अप टू द मार्क, इंडस्ट्री नहीं थी, फॉरेन ट्रेड नहीं था। धीरे धीरे हम इन सब सेक्टर पे वर्क करने की कोशिश कर रहे थे। तो एग्रीकल्चर को इंप्रूव करने के लिए आपको पता है बहुत सारे लैंड सीलिंग और ये सारे कंसेप्ट जो हम लेके आए थे। उसके अलावा हम इंडस्ट्री पे भी वर्क कर रहे थे। तो इंडस्ट्री सेक्टर में ही वर्क करने का एक यहाँ पे एक रेजोल्यूशन जो आई थी 1956 में आई थी। अब 1956 में हमारा कौन सा प्लान चल रहा था? हमारा सेकेंड 5 ईयर प्लान चल रहा था एग्जिस्टेंस में, ठीक है, सेकेंड 5 ईयर प्लान। और सेकेंड 5 ईयर प्लान जो था दैट वाज फोकसिंग मोर टुवर्ड द सोशलिस्टिक पैटर्न। ये जो था ये सोशलिस्टिक पैटर्न की टुवर्ड ज्यादा फोकस करता था। अब IPR 1956 ने क्या बोला कि आपकी जो इंडस्ट्री है ना इन्हें 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट जो है वो पूरी ऐसी रहेगी जो स्टेट ओन रहेगी, मतलब गवर्नमेंट के अंडर रहेगी। सेकेंड जो है वो स्टेट प्लस मतलब जो प्राइवेट लोग हैं इनके पास ऐसी चीजें जो मिक्स रहेंगी, स्टेट और प्राइवेट दोनों का कंट्रोल रहेगा। थर्ड जो एक्सक्लूसिवली प्राइवेट रहेंगी। बट यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एक्सक्लूसिवली प्राइवेट भी प्राइवेट नहीं थी, इनके ऊपर भी गवर्नमेंट का कंट्रोल था। क्योंकि आपको कोई भी काम करना है तो गवर्नमेंट बोलती थी भाई लाइसेंस लेना पड़ेगा, विदाउट लाइसेंस यू कैन नॉट स्टार्ट एनी वेंचर एनी बिजनेस। वही तो 1991 में जाके फिर लिबरलाइज हुआ था, क्योंकि इतनी रिस्ट्रिक्शंस थी ट्रेडिंग के रिगार्डिंग। तो 1991 में आपने लिबरलाइज किया, तो वो लिबरलाइजेशन जो आया था वो इस लाइसेंसिंग सिस्टम को हटा के ही आया था। तो ये बातें यहाँ पे थी, आपको प्राइवेट का रोल देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। प्लस गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक बात कही थी, गवर्नमेंट ने बोला था कि आप अगर क्या करोगे, अगर आप इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन में, ठीक है, आज भी आप देखते हो ना अलग अलग एरिया बनाए हैं, SEZ वगैरह ये सब जो है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और ये सब। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या बोला था कि अगर आप इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया में अपनी इंडस्ट्री सेटअप करोगे ना तो आपको थोड़े से क्या मिल जाएंगे, आपको थोड़ी सी बेनिफिट्स मिल जाएंगे, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ बेनिफिट मिल जाएंगे। तो जब भी ऐसा कुछ कंसेप्ट जो होता है वो हमें देखने को मिलता है तो वो क्यों करा जा रहा है बाय द गवर्नमेंट, ताकि ये जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया है ये भी प्रमोट हो, ठीक है। और ये प्रमोट करने की बात कर रही है तो गवर्नमेंट एरियाज, इस टाइप की इक्वालिटी को क्या बोलते हैं, रीजनल इक्वालिटी, कि गवर्नमेंट चाहती है हर एरिया इक्वली जो है वो ग्रो करे। तो अब हम इनके जो पॉइंट्स हैं वो देखते हैं। हमसे पूछना चाह रहे हैं कि इनमें से क्या क्या बातें ठीक हैं। वो कह रहा है कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 में क्या किया गया, कंप्लीट मोनोपोली थी क्या स्टेट की, कंप्लीट स्टेट मोनोपोली ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो देखो आपने क्या देखा, कंप्लीट स्टेट मोनोपोली तो नहीं थी, क्योंकि प्राइवेट को भी रोल दे दिया गया था। हालांकि गवर्नमेंट उसको कंट्रोल कर रहा था, लेकिन मोनोपोली क्या होता है, मोनोपोली मतलब सिंगल ही पर्सन, मतलब सरकार जो है रूल कर रही है, सरकार ही इंडस्ट्री चला रही है, प्राइवेट लोगों का कोई रोल कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। लेकिन ऐसा तो बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं था, यहाँ तो प्राइवेट को भी अलग से प्रॉपरली थर्ड जो पार्ट था वो दे दिया गया था, और सेकेंड में स्टेट और प्राइवेट दोनों मिलके काम कर रहे थे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाती है, और फर्स्ट स्टेटमेंट के गलत करते ही आप अपने आंसर पे पहुंच सकते हो, बिकॉज ये गलत ये गलत ये गलत, तो आंसर ये ठीक हो जाएगा, ठीक है। दिस वाज द थिंग। बट अभी देख लेते हैं आगे। प्रमोट रीजनल इक्वालिटी। रीजनल इक्वालिटी मैंने क्या बोला कि हर एरिया के डेवलपमेंट की बात थी, तो बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री स्टैब्लिश करने पे फायदे देना रीजनल इक्वालिटी की बात को शो करते हैं, बिल्कुल सही बात है। थर्ड कह रहा है सरप्लस इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। सरप्लस मतलब होता है एक्स्ट्रा, कि आप एक्स्ट्रा बना के रखोगे, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट बिल्कुल भी सरप्लस पे फोकस नहीं रखती थी। आपको जब भी प्रोडक्शन करना है, गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड कर रही थी चीजों को लेके। तो यहाँ पे गवर्नमेंट जितनी जरूरत है, जितना भी नीड थी, जितनी जरूरत थी उतनी ही प्रोडक्शन की बात करती थी, सरप्लस प्रोडक्शन की गवर्नमेंट बात नहीं करती थी। तो ये स्टेटमेंट, ये पर्टिकुलर पार्ट भी हमारा गलत हो जाएगा। बाकी फर्स्ट को गलत करते ही डायरेक्टली भी आंसर पे पहुंच सकते हो, ठीक है। ये कुछ चीजें हैं कि क्या डायरेक्ट एलिमिनेशन के तरीके से हम लोग आंसर्स पे पहुंच जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस्तांबुल कन्वेंशन रिसेंटली सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू। इस्तांबुल कन्वेंशन था, अब ये क्यों रिसेंटली न्यूज में देखा गया, बिकॉज पोलैंड जो है, पोलैंड ने विड्रॉ करा है इस्तांबुल कन्वेंशन से, इसलिए न्यूज में आ गया। अब देखो बहुत ज्यादा डिटेल तो पूछेगा नहीं, बट ये पूछ सकता है जो चीज न्यूज में थी वो है किस चीज से रिलेटेड। यही क्वेश्चन मतलब होता है, ट्रिकी बन जाते हैं, नहीं रेगुलर करंट अफेयर फॉलो करे होते, नहीं वर्ड पता तो आप तुक्का बिल्कुल नहीं लगा पाओगे। ऐसे क्वेश्चंस में कोई तुक्का नहीं है, ना एलिमिनेशन वर्क करेगा ना तुक्का वर्क करेगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सीधा सीधा आंसर बताना है कि प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द ड्रग ट्रैफिकिंग अक्रॉस बॉर्डर, कंट्रोल प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर आर्म,
प्रिवेंशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन या क्रैकडाउन ऑन डिजिटल पायरेसी। तो इसका क्लियर कट आंसर जो हमारे पास है वो है प्रिवेंशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। ये पहला लीगली बाउंडिंग एक तरीके से हम देखें कन्वेंशन था जो सबके लिए लीगली बाउंडेड था, जो वुमेन के अगेंस्ट हो रहे जो भी वायलेंस था, इनजस्टिस थे, क्राइम थे, उसकी बात करता था। बी इट रेप, बी इट सेक्सुअल असॉल्ट, बी इट डोमेस्टिक वायलेंस, कुछ भी वुमेन के अगेंस्ट हो रहा जो भी वायलेंस था उसके रिगार्डिंग ये बात करता था कन्वेंशन। कौन सा कन्वेंशन? इस्तांबुल कन्वेंशन। क्यों न्यूज में है? क्योंकि अभी पोलैंड ने विड्रॉ करा। अब जो वन डे एग्जाम होते हैं उसमें पूछ सकता है कि रिसेंटली कौन सी कंट्री ने विड्रॉ करा, तो वो पोलैंड, वहां पे हमें ये भी आंसर माइंड में रखना होता है कि पोलैंड ने विड्रॉ करा। क्लियर? सो दिस इज द 14th क्वेश्चन। अब 15th क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर नोन एज द ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन। ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन की बात करें और अगर आपने थोड़ा बहुत भी डिटेल में इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो ब्रेटन वुड सुनते ही दो नाम क्लियर कर दिमाग में आते हैं, IMF एंड वर्ल्ड बैंक। IMF एंड वर्ल्ड बैंक। अब IMF और वर्ल्ड बैंक की अगर मैं बात करूं तो देखिए क्या कंसेप्ट है। IMF और वर्ल्ड बैंक जो थे ये 1944 में ये जो थे ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो थे वो हमें देखने को मिले। उस टाइम पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इकोनॉमी की बिल्कुल बहुत ज्यादा बैंड बजी हुई थी, तो ये सोचा गया कि जैसे ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन जो पहले हमने फेस किया था, अब वर्ल्ड वॉर के बाद आगे आने वाली जनरेशंस जो है वो ऐसा कोई बड़ा डिप्रेशन ना फेस करें, इसके लिए हमें इकोनॉमिक क्राइसिस को रिड्यूस करने की और एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एट इंटरनेशनल लेवल लाने की जरूरत है। तो वो इंटरनेशनल लेवल पे वो स्टेबिलिटी लाने के लिए ब्रेटन वुड में एक मीटिंग कंडक्ट की गई। ब्रेटन वुड में एक जो है प्रॉपर दो ऑर्गेनाइजेशन फ्रेम की गई, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड आपका वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक जिसे इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट इज ऑल्सो नेम्ड एज वर्ल्ड बैंक। पता होना चाहिए आप लोगों को। इकोनॉमिक्स में जब आप लोगों ने ये कंसेप्ट पढ़ा होगा तब आपने ये पढ़ा भी होगा डिटेल में कि ये दो इंस्टीट्यूशन जो थे वो किससे आए थे, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के थ्रू आए थे। वही वर्ल्ड इकोनॉमिक जो फोरम है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक एनजीओ है जिसका हेडक्वार्टर की अगर मैं बात करूं तो इट इज इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड। ये एक एनजीओ है जो कि 1971 में फॉर्म किया गया था। और एनजीओ है तो देखो मेंबर्स की फंडिंग से, मेंबर्स की सपोर्ट से ही चलता है ये। तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वाज एन एनजीओ व्हिच वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1971 और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। तो क्लियर कट ये तो ब्रेटन वुड में नहीं आया, तो ऊपर के जो दो हैं IMF एंड वर्ल्ड बैंक वो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के से जो है क्रिएट किए गए थे। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 1 and 2 ओनली। सो सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर रीजन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को लेके क्वेश्चंस काफी हद तक मतलब देखने को मिल जाता है और एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का आपसे रीजन पूछा और यहाँ पे आपके आगे 3 रीजन दिए गए हैं। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की मैं बात करूँ तो इसका मतलब क्या होता है कि जब आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बीट बैक्टीरिया, फंगी, वायरस, ठीक है, पैरासाइट्स वगैरह, जब ये आपके जो भी आप ड्रग्स जो आप दे रहे हो, जो भी मेडिसिन दे रहे हो, उस पर रिएक्ट करना बंद कर देते हैं तो क्या हो जाता है? तो वो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो जाता है। एक छोटा सा बेसिक्स एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल कोई भी पर्सन बहुत ज्यादा हल्का सा सर दर्द फील होना स्टार्ट हुआ, मैंने जो है वो मेडिसिन इनटेक कर ली, ठीक है, कोई भी एक मेडिसिन का नेम ले लेते हैं, हमने क्या डिस्प्रिन बोलते थे, डिस्प्रिन लेना स्टार्ट कर दिया, डिस्प्रिन ली, छोटा सर दर्द हुआ, ठीक है। अब ये कंसेप्ट क्या था कि बॉडी इतने यूज्ड टू हो चुकी है कि जब एक्सट्रीम दर्द हो रहा है वो आपकी बॉडी इस पर रिएक्ट ही नहीं कर रही है मेडिसिन पे। तो अगर आप मेडिसिन का बहुत ज्यादा ओवर यूज या अंडर यूज भी करते हो तो भी ये जो है रेजिस्टेंस जो है वो डेवलप हो जाता है। बहुत सारे कारण होते हैं, कुछ कुछ कारण देख रहे हैं। मेडिसिन अगर ओवर यूज अंडर यूज करते हो तो कारण हो जाता है। तो पहला तो क्लियर कट हमें देखने को मिल रहा है कि रीजन है। इसके अलावा देखो गुड क्वालिटी की मेडिसिन नहीं लोगे, अगर पुअर क्वालिटी की मेडिसिन ले रहे हो वो भी इंपैक्ट डालती है। प्लस अगर आप इन्फेक्शन को प्रिवेंट नहीं कर पा रहे हो, लाइक अभी कोरोना का टाइम है, हम देख रहे हैं ना, प्रिवेंशन नहीं रुक पा रहा, मतलब इन्फेक्शन नहीं रुक पा रहा है, प्रिवेंशन नहीं हो पा रहा है, तो बहुत ज्यादा स्प्रेड हो रही हैं चीजें, रिएक्शन ही नहीं हो रहा है। आपने देखा कि अभी वैक्सीनेशन के बाद भी चीजें जो है वो स्प्रेड हो रही हैं, मतलब 2 वैक्सीनेशन के बाद भी लोगों को ये चीज देखने को मिल रही है। तो ये सब चीजें जो है ये भी कारण होती हैं। प्लस अगर आप एक तरीके से पता ही नहीं लगा पा रहे हो, ठीक है, आप डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहे हो, अगर आपका डिटेक्शन भी वीक है, अगर आपका डिटेक्शन भी प्रॉपर नहीं है, सर्वेलेंस भी प्रॉपर नहीं है, तो भी ये चीज प्रॉब्लम रहेगी। पता ही नहीं लगा पाए तो क्या, फिर तो वो स्प्रेड हो गया, फिर आप कैसे उसको क्योर करोगे? फिर तो यहाँ पे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेगा। प्लस इसके अलावा जो है यहाँ पे कंसेप्ट जाता है कि अगर
एनिमल हस्बेंड्री के कंसेप्ट में, एनिमल हस्बेंड्री, यहाँ पे एनिमल रियरिंग की बात यूज की गई है ना, तो क्या है एनिमल हस्बेंड्री के केस में हम देखेंगे कि आप जब एंटीबायोटिक्स एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल्स में यूज कर रहे हो, बेसिकली एनिमल्स में यूज कर रहे हो, आप क्या एंटीबायोटिक्स किसी भी तरीके के डोज ड्रग्स यूज कर रहे हो, वो भी रीजन होती है क्योंकि आप एनिमल प्रोडक्ट आप लोग भी यूज करते हो, डायरेक्ट हम लोग एनिमल कोई कंज्यूम कर रहा है, कोई एनिमल प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहा है, तो वहां से ट्रांसफर होकर वो ह्यूमंस में स्प्रेड हो सकते हैं। प्लस जो भी आपकी मैं बात करूँ, जो भी कंपनीज वगैरह हैं, जो भी आपका वेस्ट जो है फार्मास्यूटिकल जो वेस्ट होता है, जो फार्मा वाला वेस्ट होता है, वो सारा भी अगर रिवर में आप डंप कर रहे हो, वाटर बॉडीज में डंप कर रहे हो, तो वो भी अल्टीमेटली ह्यूमंस पे इंपैक्ट डालेगा, बिकॉज वो जो है वो वाटर को कंटामिनेट कर देगा, और वो वाटर कहीं ना कहीं ह्यूमन बीइंग कंज्यूम करेंगे, तो वो अल्टीमेटली क्या करेगा, बॉडी में आपके चीजें प्रेजेंट रहेंगी। तो हम देखेंगे जो हमारे पास तीनों रीजन है, ये तीनों कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से। इनअप्रोप्रिएट यूज ऑफ मेडिसिन भी, कंटामिनेटेड वाटर बाय फार्मा वेस्ट, एंड एंटीबायोटिक्स यूज इन एनिमल रियरिंग। सो ऑल थ्री विल बी द रीजन फॉर द एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव अ बियरिंग ऑन द एक्सचेंज रेट ऑफ अ करेंसी ऑफ अ कंट्री? एक कंट्री का एक्सचेंज रेट पे इनमें से किस चीज का इंपैक्ट पड़ेगा? देखो, एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है, एक फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है, और एक मैनेज फ्लोटिंग होता है। ये तीन अगर आपने फॉरेन एक्सचेंज रेट चैप्टर इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा तो आपको पता होंगे, नहीं भी पढ़ा तो कोई बात नहीं, यहाँ पे इसका मतलब समझो। फॉरेन एक्सचेंज की आप लोग डिमांड भी करते हो और आप लोग क्या करते हो, सप्लाई भी करते हो। कोई भी फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी जो है वो डिमांड भी की जाती है, सप्लाई भी की जाती है। डिमांड और सप्लाई के अपने अलग अलग रीजन होते हैं, और जनरली ये जो प्रिवेलिंग रेट होता है ये हम सेट कर लेते हैं अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। अब डिमांड सप्लाई पे, फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड सप्लाई पे जब कोई चीज असर डालेगी तो ऑब्वियस बात है फॉरेन एक्सचेंज पे भी इंपैक्ट पड़ेगा। तो क्या क्या पॉइंट है? सबसे पहला है प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी। बहुत सिंपल सी बात है, इंटरेस्ट रेट पे से डिपेंड करेगा ही करेगा। मेरी इकोनॉमी अगर 8% इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रही है और कोई और इकोनॉमी 10% इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रही है, तो जो भी इन्वेस्टर होंगे दे विल फोकस कि वो 2% ज्यादा इंटरेस्ट कमाए, और जहां पे 10% है वहां पे इन्वेस्ट करें 2% ज्यादा इंटरेस्ट। क्योंकि इन्वेस्टर क्या करते हैं, इन्वेस्टर जो है वो पैसा लगा रहे हैं क्यों, फॉर द सेक ऑफ द प्रॉफिट ना। तो जहां पे उनको बेनिफिशियल डील होती है, जो उनके लिए बेस्ट डील होती है, दे विल इन्वेस्ट ओवर देयर। तो वो वहां पैसा लगाएंगे जहां उनके लिए ज्यादा बेनिफिट है। तो दूसरी कंट्री में अगर इंटरेस्ट रेट अच्छा है तो वो वहां पे पैसा ज्यादा लगाएंगे, और ज्यादा लगाएंगे तो उनकी करेंसी में ही लगाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो उससे भी आप दूसरी कंट्री की करेंसी की डिमांड कर रहे हो, तो ये एक रीजन था जिससे इंपैक्ट पड़ता है, बिल्कुल। नेक्स्ट है स्पेकुलेशन इन द फॉरेन करेंसी मार्केट। स्पेकुलेशन क्या होता है? स्पेकुलेशन इज काइंड ऑफ सट्टेबाजी। तो बाहर की कंट्री की करेंसी अगर अप्रिशिएट करने वाली है, आपको लगता है बढ़ने वाली है, अप्रिशिएशन होने वाला है, तो आप क्या करते हो, तो आप ऐसे केस में भी करेंसी की डिमांड जो है वो ज्यादा कर देते हो, बिकॉज यू आर अर्निंग ऑन द बेसिस ऑफ द स्पेकुलेशन। आप स्पेकुलेशन के बेसिस पे ही कमा रहे हो, तो यहाँ पे भी इस चीज का इंपैक्ट हमें देखने को मिलता है। प्लस इंक्रीज इन द इंपोर्ट ऑफ अ कंट्री। अगर इंपोर्ट बढ़ जाएंगे आपकी कंट्री में, ठीक है, देखो मेरी अगर इनकम बढ़ी तो मैं ज्यादा खर्च करूंगी, तो इस वजह से क्या होता है कि कई बार आप क्या करते हो, आप इंपोर्टेड आइटम्स पे भी स्पेंड करते हो, और इंपोर्ट जो है वो इंक्रीज, मतलब जो है इंक्रीज होते हैं, तो हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज कर्व है वो भी क्या होता है, इंक्रीज होता है, क्योंकि आपने डिमांड ज्यादा कर दी। इंपोर्ट करना मतलब आप बाहर की करेंसी की डिमांड ज्यादा कर रहे हो, तो डिमांड कर्व अगर शिफ्ट होगा, अगर डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, तो आपकी जो करेंसी का रेट है वो भी क्या हो जाएगा, वो भी चेंज हो जाएगा। तो सीधा उसने इंपैक्ट पूछा, उसने ये नहीं पूछा रेट बढ़ेगा या कम होगा। तो इन तीनों रेट से हमने देखा इंपैक्ट पड़ रहा है हमारे फॉरेन एक्सचेंज रेट से, रेट पे इंपैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आंसर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट अब हम 18th क्वेश्चन की बात करते हैं। इट इज ऑल्सो अ डायरेक्ट क्वेश्चन, जो कि करंट अफेयर का एक क्वेश्चन है। क्या दिया गया है यहाँ पे, आई कमिट इनिशिएटिव रिसेंटली सीन इन न्यूज एम एट। जो आई कमिट इनिशिएटिव है ये किस चीज के रिगार्डिंग है, मूविंग टुवर्ड एनर्जी एफिशिएंसी एंड रिन्यूएबल एनर्जी, planting at least one sapling on environment day in your surrounding, eliminate use of single use plastic, providing nutritional information to consumer on food packets। अगर नहीं पढ़ा है, नहीं पता, तो ऐसे कुछ खास तुक्का यहाँ भी नहीं लगा पाओगे, ठीक है। ये चीजें जो डायरेक्ट है ये पता होनी चाहिए। तो आई कमिट इनिशिएटिव जो था ये आपका वर्ल्ड एनवायरमेंट डे के ओकेजन पे लॉन्च किया गया। क्वेश्चन आता है वर्ल्ड एनवायरमेंट डे कब आता है? आई थिंक ये तो सबको ही पता होगा, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 5 जून को आता है। 5 जून वर्ल्ड एनवायरमेंट डे लॉन्च किया गया आई कमिट इनिशिएटिव। ये इनिशिएटिव जो था ये बेसिकली
एक वेकअप कॉल था कि यार जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं जो एनवायरमेंट को यूज कर रहे हैं, किसी भी तरीके से आप एनवायरमेंट से कनेक्टेड हो तो कोशिश करो कि आप एनर्जी एफिशिएंसी लाओ। तो आंसर होगा मूविंग टुवर्ड एनर्जी एफिशिएंसी एंड रिन्यूएबल एनर्जी। एंड कोशिश करो कि आप रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करो जिससे कि थोड़ी सी सस्टेनेबिलिटी जो है वो बढ़ पाए एंड रिसोर्सेज को हम लंबे समय तक सस्टेनेबिलिटी के साथ यूज कर सकें। क्लियर? ये इनिशिएटिव जो था ये कौन सी पर्टिकुलरली हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ पावर का हम रोल यहाँ पे देखेंगे। कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ पावर। मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ पावर में भी अगर हम बात करें प्रॉपर एजेंसी की तो यहाँ पे क्या है? एनर्जी एफिशिएंसी। ठीक है, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड। एनर्जी एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का EF यहाँ पे मेंशन करेंगे। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड। क्लियर? एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। ये चीज जो है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर जाती है। तो ये हमारा हो गया 18th क्वेश्चन। Now we'll talk about question number 19. Question number 19 बोल रहा है consider the following statement with reference to the New Space India Limited recently seen in news. ये New Space India Limited जो भी न्यूज में देखा गया उसके रिगार्डिंग इन स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? इट इज सेट अप एज अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कंपनी फॉर इजी एक्सेस एंड ट्रांसफर ऑफ टेक्निकल नॉलेज अमंग द पार्टिसिपेटिंग मेंबर। पहली बात हमें बोली गई ये। उसके बाद इट विल रिप्लेस अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लिमिटेड द मार्केटिंग आर्म ऑफ द इसरो। इसरो की मार्केटिंग आर्म है और एक कमर्शियल आर्म है। ठीक है, तो अंतरिक्ष जो कॉर्पोरेशन लिमिटेड है वो मार्केटिंग आर्म है, प्लस आपकी जो ये हमने बात की न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो है ये इसरो की कमर्शियल आर्म है। तो यहाँ पे बोला गया कि ये अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लिमिटेड को क्या रिप्लेस करने वाली है? बिल्कुल भी रिप्लेस नहीं करने वाली है। ठीक है, अंतरिक्ष आपकी कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है ये एक प्राइवेट जो है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ 1992 से मार्केटिंग आर्म रही है इसरो का। तो यहाँ पे ये बिल्कुल भी अंतरिक्ष लिमिटेड को जो है वो क्या नहीं करने वाली, वो रिप्लेस नहीं करने वाली है। क्लियर? अब यहाँ हो क्या रहा है? देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आत्मनिर्भर भारत पे फोकस कर रही है, तो गवर्नमेंट ने बोला कि प्राइवेट लोग भी स्पेस रिलेटेड स्पेस प्रोग्राम जो भी है वहां पे प्राइवेट लोग भी कंट्रीब्यूट करें। जैसे कि भी रिसेंटली टीचर्स डे गया, तो टीचर्स डे पे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने क्या बोला कि जो टीचिंग फील्ड है, जो स्कूल्स हैं, जो एजुकेशन सिस्टम है, उसमें प्राइवेट लोग भी आके कॉन्ट्रीब्यूशन करें। ठीक है, ये सिर्फ गवर्नमेंट की ड्यूटी नहीं है फ्री एजुकेशन और एजुकेशन की ये सब जो है बेनिफिट लोगों तक पहुंचाना, प्राइवेट लोगों को भी फोकस करना चाहिए और आगे आना चाहिए। तो हर चीज में यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्राइवेट लोग भी पार्टिसिपेट करें। तो इसी तरीके से स्पेस एंड टेक्नोलॉजी को लेके भी प्राइवेट पार्टिसिपेशन की बात जो थी वो की गई थी। क्लियर? तो NSIL यानी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड कमर्शियल आर्म है इसरो की। यहाँ पे क्या बात है कि आपको इंडस्ट्रीज को इस लेवल पे पहुंचाना है कि दे आर मतलब इनके पास हमेशा से हाई टेक्नोलॉजी जो है वो अवेलेबल रहे। रिगार्डिंग द स्पेस एक्टिविटी हाई टेक्नोलॉजी जो है वो इनके पास अवेलेबल रहे। प्लस अब यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखा है इट इज अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कंपनी। बिल्कुल नहीं, ये जो है बिल्कुल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कंपनी नहीं है, ये कंप्लीटली गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है। दिस कंपनी इज कंप्लीटली गवर्नमेंट ओन्ड, प्लस ये रिप्लेस बिल्कुल नहीं करने वाली है। तो यहाँ पे ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाती हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नीदर 1 नॉर 2। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग नीड्स टू बी लास्ट ऑफ दिस वीडियो, टोटल तो 100 क्वेश्चन होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नीड्स टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम नेशनल इनकम टू गेट द पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम ऑफ ऑल हाउस होल्ड। नेशन की इनकम आ गई, अब आपको पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम निकालनी है। मतलब एक व्यक्ति, आप हो या मैं हूं, हम कितना डिस्पोज कर सकते हैं, हम कितना खर्च कर सकते हैं। तो देखिए, नेशन की इनकम के बाद मैं अपने जितने भी मुझे पेमेंट करनी है, जितना भी खर्चा करना है, जितना भी मुझे अपने पार्ट पे पेमेंट करना होगा, मुझे इंटरेस्ट देने होंगे, मुझे टैक्स देना होगा, वो सब हटा के, ठीक है, वो सब हटा के जो अमाउंट होता है उस पे क्या दिया जाता है, वो अमाउंट जो है वो एक व्यक्ति का, एक पर्सन का क्या हो जाता है? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम हो जाता है। ठीक है, तो आप इसमें से क्या क्या हटाते हो? आप इसमें से अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हटाते हो। अगर फॉर्मूला याद करना है, नेशनल इनकम में से हम लोग अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट रिमूव करते हैं, हम लोग नेट इंटरेस्ट पेमेंट की बात करेंगे तो इंटरेस्ट पेमेंट रिमूव करेंगे, प्लस कॉर्पोरेट टैक्स अगर कुछ होगा, ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स पे करेंगे, प्लस पर्सनल टैक्स भी है वो भी पे करेंगे, पर्सनल टैक्स पे करेंगे। देखो यहाँ तक हटा के ना सिर्फ वो आती है आपकी पर्सनल इनकम, लेकिन पर्सनल डिस्पोजेबल निकालना है ना, तो आप जो भी आपका पर्सनल टैक्स है वो पे करोगे, प्लस कुछ नॉन टैक्स फॉर्म में भी आपको कहीं पेमेंट करनी है तो आप वो भी पे करते हो। ठीक है, नॉन टैक्स पेमेंट भी आप पे करते हो। तो यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे क्या क्या चीजें मेंशन है, नेट इंटरेस्ट पेमेंट बाय हाउस होल्ड बिल्कुल माइनस होगी,
कॉर्पोरेट टैक्स बिल्कुल सब्ट्रैक्ट होगा। अनडिस्ट्रीब्यूटेड पार्ट ऑफ प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म, ऐसा प्रॉफिट जो आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा वो भी बिल्कुल सब्ट्रैक्ट होगा। एंड देन आपकी पर्सनल और नॉन टैक्स पेमेंट भी माइनस होंगी, तब जाके नेशनल इनकम में से ये सब माइनस करने के बाद हमारे पास जो अमाउंट निकलेगा वो निकलेगा पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। एक पर्सन के पास डिस्पोज करने के लिए कितना पैसा अवेलेबल है। क्लियर? तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी सब्ट्रैक्ट होने हैं, तो आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 एंड 4। ऑल ऑफ दीज आर द राइट पार्ट कि हम नेशनल इनकम में से ये सब सब्ट्रैक्ट करेंगे तब जाके मेरा पर्सनल इनकम आएगा। सो आई होप वो 10 क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो के क्लियर थे, 10 क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो गए। अब हम लोग 21 से 30 तक के भी क्वेश्चन जल्दी कवर करेंगे, प्लस साथ ही साथ में एफएलटी की या फिर हिस्ट्री की या कुछ देखते हैं। दूसरा टेस्ट भी स्टार्ट कर दूंगी, बिकॉज इतना टाइम नहीं है कि पूरा एक टेस्ट खत्म करें, हम 10 दिन लगाएं और फिर उसके बाद दूसरा टेस्ट स्टार्ट करें। तो साथ साथ रिवीजन चलनी चाहिए, और क्योंकि टाइम नियर है तो हमें सारे सब्जेक्ट की रिवीजन करनी है, बीट हिस्ट्री पॉलिटी कुछ भी हो। तो एफएलटी कोशिश करूंगी, प्लस आपका मॉडर्न हिस्ट्री देखते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।